हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने विश्व इतिहास से समाजवाद विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। समाजवाद प्रारंभ करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले क्लास में हमने पूंजीवाद की चर्चा की थी। तो पूंजीवाद का उदय हमने देखा था कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूंजीवाद का उदय हुआ, जो सामंतवाद के पतन के कारण हुआ। इसने पूंजी का संकेंद्रण किया। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से पूंजी एकत्रित करने के लिए स्वतंत्र था, उस पर किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं था, जिसकी वजह से पूंजीपतियों ने अपनी पूंजी का विस्तार किया और काफी संख्या में, काफी मात्रा में पूंजी बनाई। आगे चलकर 18वीं शताब्दी, विशेषकर 1760 की बात करें तो हमने देखा कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई। इस औद्योगिक क्रांति ने भी पूंजीपतियों को काफी सहयोग दिया, क्योंकि पहले जो काम मनुष्य अब कई दिनों में कंप्लीट करता था, संपन्न करता था, वो अब काम जो था वो मशीनों के माध्यम से जल्दी जल्दी होने लगा। और इन सब के प्रति परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि बहुत सारा धन पूंजीपतियों के पास एकत्रित होने लगा और वे इस धन को और बढ़ाने की चाहत में वो लगातार श्रमिकों का शोषण करने लगे, मजदूरों की स्वास्थ्य दशाओं की अवहेलना करने लगे और उनको कार्य की दशाएं और उनकी सुविधाओं को कम करने लगे। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप 19वीं शताब्दी में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो समाजवादी आंदोलन या समाजवाद के नाम से जाना जाता है। इसी समाजवाद को हम विस्तार से आज की क्लास में चर्चा उस पर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, समाजवाद, जिसको हम लोग सोशलिज्म कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसकी जन्म को, तो हमने देखा कि 19वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ। इसके जनक जो है वो रॉबर्ट ओवन नाम के एक उद्योगपति थे, जिनकी अपनी निजी फैक्ट्री थी। उसमें उन्होंने पहली बार अपने श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान की और इसके लिए उन्होंने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। अर्थात समाजवाद के जनक हम रॉबर्ट ओवन को मान सकते हैं, जो ब्रिटेन के रहने वाले थे। इसका प्रारंभ सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। और इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति, जिसकी मैंने चर्चा की, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। इसके कारणों की बात करें तो श्रमिकों के बढ़ते हुए निरंतर शोषण के विरुद्ध यह समाजवाद उदित हुआ। इसके प्रमुख नेता के रूप में हम टॉमस पेन को जानते हैं। टॉमस पेन जो थे वो भी ब्रिटेन के ही मानवतावादी थे। इन्होंने श्रमिकों के लिए पेंशन की वकालत की। अब हम इसके प्रसार को देखें तो इंग्लैंड के बाद इसका प्रसार फ्रांस में होने लगा। दरअसल इसका जो कारण था कि फ्रांसीसी क्रांति संपन्न हुई, इसके बावजूद फ्रांस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो समानता थी वो स्थापित नहीं हो पाई। इस कारण से वहां पर कुछ समाजवादी, कह सकते हैं कि साम्यवादी, समाजवादी और साम्यवादी में मुख्य अंतर यह होता है कि साम्यवादी जो होते हैं वो हिंसक तरीकों में विश्वास रखते हैं और वो राज्य के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। इसी प्रकार से समाजवादी राज्य के अधीन रहते हुए समानता लाने की बात करते हैं। तो कुछ साम्यवादी हुए जिनमें सबसे ज्यादा प्रमुख है एन बॉब्यूफ, जिसे हम फ्रेंच साम्यवाद का जनक भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि तात्कालीन सत्ता से असंतुष्ट होकर एक कॉन्स्पिरेसी रची, जिसे बॉब्यूफ षड्यंत्र भी कहा जाता है। इसकी वजह से उन्हें फांसी दे दी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्य समाजवाद का उदय का श्रेय जो है वो ये लुईस ब्लाक को दिया गया। अन्य फ्रांच समाजवादियों की बात करें तो हेनरी साइमन और सिस्मोंडी नाम के कुछ प्रमुख समाजवादी नेता भी हुए। इसी कड़ी में समाजवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए 1836 में पहली बार एक संगठन बनाया गया, जिसका नाम था लीग ऑफ द जस्ट। इस लीग ऑफ द जस्ट ने आगे चल करके 1847 में इसका नाम परिवर्तन हो जाता है और इसका नाम बदलकर हो जाता है कम्युनिस्ट लीग। ठीक है। इसी कम्युनिस्ट लीग के द्वारा मार्क्स और एंगल्स को नए मैनिफेस्टो के निर्माण, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के निर्माण का कार्य दिया जाता है। मार्क्स और एंगल्स दोनों ही जर्मन थे, लेकिन इनका अधिकांश समय ब्रिटेन में बीता। इन्होंने अपने कार्यों को बखूबी निभाया और इनके द्वारा प्रस्तुत किया दस्तावेज ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है। आगे चल करके मार्क्स ने वर्ग संघर्ष और वैज्ञानिक समाजवाद जैसे कई बेजोड़ सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जारी किया गया मार्क्स और एंगल्स के प्रयासों के कारण। और आगे चलकर समाजवादी विचारों को प्रसार के लिए प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना की गई और इसकी पहली बैठक लंदन में बुलाई गई। इसी कड़ी में द्वितीय इंटरनेशनल की शुरुआत की गई और द्वितीय इंटरनेशनल से समाजवादी विचारों का और विस्तार हुआ। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया और 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और श्रमिकों की कार्य दशाओं के सुधार से संबंध में इसकी बातों को विश्व पटल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आगे चल करके
हम देखते हैं कि इस आंदोलन ने युद्ध और हिंसा के खिलाफ भी महत्वपूर्ण कार्य किया। अर्थात 20वीं शताब्दी के दौर में यूरोप में चारों तरफ युद्ध के बादल मंडराने लगे थे, और जैसा कि आप जानते हैं कि युद्ध सबके लिए खतरनाक होता है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, श्रमिक हों, मजदूर हों, महिलाएं हों। तो यह मानवतावाद के लिए खतरा है। इसी वजह से समाजवादियों ने युद्ध और संघर्ष को टालने का यथासंभव प्रयास किया, और साथ ही साथ इन्होंने ट्रेड यूनियनवाद को मजबूत बनाया। अर्थात ट्रेड यूनियनवाद एक ऐसा मंच होता है जिसके माध्यम से श्रमिक अपनी समस्याओं को प्रखरता से उठाने का कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे समाजवाद का उदय पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। इसने श्रमिकों की समस्याओं को प्रखरता से उठाने का कार्य किया। इसकी कड़ी में कई सारे फ्रेंच और ब्रिटिश हम लोगों ने समाजवादियों को देखा, जिसमें रॉबर्ट ओवन, जिनको हम फादर ऑफ सोशलिज्म भी कह सकते हैं, इन्होंने समाजवाद की पहली बार इन्होंने इसका जिक्र किया। इसके अलावा थॉमस पेन हुए ब्रिटेन के, जिन्होंने श्रमिकों के लिए पेंशन की वकालत की। इसी तरह से यह फ्रांस में भी पनपने लगा, जिसमें हम देखते हैं कि बॉब्यूफ ने एक कंस्पिरेसी या एक षड्यंत्र किया, जिसके द्वारा उन्होंने सत्ता परिवर्तित करने का प्रयास किया, परंतु वो सफल नहीं हो सके। इसके अलावा लुई ब्ला भी है, जिन्हें राज्य समाजवाद का जनक माना जाता है। इसके अलावा हेनरी साइमन और सिस्मंडी जैसे भी कुछ प्रखर समाजवादी नेता हुए, जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को फ्रांस में फैलाने का कार्य किया। आगे चल करके यह वैश्विक परिप्रेक्ष्य में दृष्टिगत होने लगा, जब 1836 में लीग ऑफ द जस्ट नाम से एक संगठन की स्थापना की गई, और इसमें सभी लोगों को एक होने का आह्वान करने का नारा लगाया गया। यह संगठन जो है 1846 में, इसका नाम 1836 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका 1847 में नाम बदलकर कम्युनिस्ट लीग कर दिया गया। और कम्युनिस्ट लीग के द्वारा एक मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए मार्क्स और एंगल्स को नियुक्त किया गया। दोनों ने मिलकर बहुत ही बेजोड़ दस्तावेज तैयार किया, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से इतिहास में जाना गया। इसी कड़ी में हम देखते हैं 1864 में एक प्रथम इंटरनेशनल नाम की एक संस्था का विकास किया, जिसकी बैठक लंदन में आयोजित की गई, जिसके माध्यम से समाजवादी विचारधाराओं को और तेजी से बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसी कड़ी में द्वितीय इंटरनेशनल स्थापित हुआ, और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। सभी देश के मजदूरों एक हो, इस प्रकार के नारों के साथ इसने 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में घोषित किया, और साथ ही श्रमिकों की समस्याओं को प्रखरता से विश्व पटल पर उठाने का कार्य किया। साथ ही साथ इसी दौर में 20वीं शताब्दी में यूरोप में विश्व के समक्ष युद्धों की और संघर्षों की कड़ी स्थापित हुई, जिसको रोकने के लिए इसने यथासंभव प्रयास किया। साथ ही साथ ट्रेड यूनियनवाद को बढ़ावा देकर मजदूरों की समस्याओं को एक ऐसा मंच प्रदान किया, जहां से वे अपने मालिकों के साथ वार्ता कर सके, उनके साथ सौदेबाजी कर सके। इस प्रकार से कुल मिलाकर समाजवादी विचारधारा और समाजवादी आंदोलन की एक श्रृंखला प्रारंभ हुई, जो आज भी हम देख सकते हैं कि प्रासंगिक बनी हुई है। आज के क्लास के लिए हम अपने वाणी को यहाँ विराम देंगे। कल पुनः एक नए क्लास के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।